Welcome animators, motion designers and creative peoples. This is Sagar and I am a motion designer. और आज मैं आपको सिखाऊंगा बाउंसिंग बॉल एनिमेशन और इसके पीछे की थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए मानते हैं कि कोई एक सरफेस है हाइट पे। मानते हैं कि किसी हाइट पे एक बॉल है, ये कुछ इस तरह गिरेगा। यहाँ गिरने के बाद ये अपना एनर्जी लॉस करेगा और उसके बाद ये बाउंस करेगा और यहाँ आने के बाद ये फिर से बाउंस करेगा, बट इस बार इसका हाइट थोड़ा कम होगा, डिस्टेंस भी कम होगा। सेम प्रोसेस फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा और फिर से होगा और फिर बॉल कहीं यहाँ जाके रुक जाएगी। आप देख सकते हैं कि हर बार बॉल ने एक स्पेसिफिक हाइट कंप्लीट किया है और हर बार अगर हम इनके डिस्टेंस को देखें और पहला हाइट जो था वो कोई ये था और पहला जो डिस्टेंस था कहीं ये था। अगर हम इनके टॉप को एक दूसरे से मैच करें तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने इसको बहुत ही स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर दिया, इसलिए थोड़ा ऐसे जा रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक डिके कर्व को फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से एक चीज़ और नोटिस करें, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अगर इस बाउंसिंग बॉल को कंप्लीट होने में मानते हैं 4 सेकंड लगा हो, यहाँ से 1 टिप, 2 टिप, 3 टिप, 4 टिप, 5, 6, 7 और फिर ये ख़त्म। इन सब में अगर इस पूरे प्रोसेस में 4 सेकंड लगा हो मानते हैं, तो हर सेकंड में आप देखिए ये अपनी एनर्जी ख़त्म करता जा रहा है और इसका हाइट भी कम होता जा रहा है और ये उसी हिसाब से जो पहले डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा था उस डिस्टेंस में भी कमी हो रही है। तो ओवरऑल हर चीज़ में डिके हो रहा है। यही होता है डिके कर्व और पूरा का पूरा बाउंसिंग बॉल इसी थ्योरी पर काम करता है। बाउंसिंग बॉल जब हम सीख लेते हैं तो कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एनिमेशन में। और भी कई सारे एनिमेशन के प्रिंसिपल्स हैं, वो सब मैं आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, पर पहले मैं बाउंसिंग बॉल के ही बारे में बात करूंगा। एक और बात, जब भी कोई बॉल गिरेगा और ये बाउंस करेगा तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे जिन पर ये डिपेंड करता है कि ये कितनी बार ये बॉल बाउंस करेगा और ये कितना डिस्टेंस तय करेगा। बॉल का बाउंस कितना होगा और कितना हाइट और कितना डिस्टेंस ये लेगा, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है बॉल का मटेरियल, यानी बॉल किस मटेरियल से बना है। दूसरा है सरफेस का मटेरियल, यानी सरफेस किस मटेरियल से बना है। और तीसरा है बॉल का साइज़। अब कुछ एक बातें जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें और भी इसमें जुड़ी हैं, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप एक एक बाउंस को अगर देखें, अगर यहाँ से एक ऐसे लाइन उठाएं, अब इनके बीच का जो ये एंगल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये हमेशा दोनों बराबर होने चाहिए। ये पूरा एंगल इसी तरीके से ये भी बराबर होने चाहिए, सारे के सारे बराबर होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको सारा थ्योरी समझा दिया कि किस तरीके से काम करता है। बाउंसिंग बॉल शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे P दबाया और पोजीशन पे गया और हमें इनका दोनों डिमेंशन सेपरेट करने होंगे, यानी x और y जो भी हैं यहाँ पे, इन्हें हमें अलग करना होगा और इसमें हमें अलग अलग कंट्रोल करना है, इसलिए हमने इसे अलग किया। अब शुरू करते हैं यहाँ से कि बॉल किसी हाइट पे है और वो कहीं गिरता है। डिमेंशन सेपरेट करने के बाद चलिए मानते हैं ये किसी हाइट पे है, यानी कि अभी इसका y पोजीशन 540 है और अगर हम इसे और बढ़ाते हैं तो ये देखिए नीचे जाता है और कम कर रहे हैं अगर पोजीशन के वैल्यू को, तो ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन होगा, कर्व बनेगा, वो उल्टा बनेगा क्योंकि ये उल्टे तरीके से काम कर रहा है। तो जैसे मानते हैं कि ये 400 पर है, यानी और ऊपर है, तो हम यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं और यहाँ से अब मान के चलते हैं कि जो यहाँ से
पहला बाउंस जो शुरू होता है उसमें कुल टोटल मानते हैं कि 10 फ्रेम का टाइम लगता है। तो यहाँ से हम 10 फ्रेम चलते हैं और यहाँ से हम इसको नीचे करते हैं जहाँ से सरफेस को बिल्कुल टच करे। मैंने पहले से ही एक्यूरेसी के साथ किया है, ये 930 पे सरफेस को टच करेगा। आप देख सकते हैं 930 पे ये एक्यूरेसी से टच करे। मैंने किया हुआ है इसलिए ताकि ये टच करे। ज़रूरी नहीं है 930 पे ही करेगा, कुछ भी हो सकता है वो। मैंने अपने बेस को इस तरीके से रखा है कि वो 930 पे टच करे। तो अब ये एक हाइट से यहाँ आता है। अगर अभी एनिमेशन देखें तो ये कितना फ्लैट है। और टोटल टाइमिंग अगर हम मान के चलें कि हमारा टोटल टाइमिंग 3 सेकेंड है, तो अभी ये एकदम फ्लैट है। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इन्हें हम इजी ईज़ करते हैं। इजी ईज़ करने के बाद मोशन में थोड़ा बदलाव आता है, आप देख सकते हैं। तो इजी ईज़ करने के बाद अगर हम इसमें ग्राफ में जाएं तो अब आप देख सकते हैं जैसा कि इसका ग्राफ इस तरीके से है। और ध्यान रहे कि ये हमें वैल्यू ग्राफ में करना है, स्पीड ग्राफ में नहीं। स्पीड ग्राफ इस तरीके से होगा और वैल्यू ग्राफ अलग होता है। तो वैल्यू ग्राफ जो होता है वो वैल्यू के हिसाब से ग्राफ जो बनता है, यानी वैल्यू किस टाइम पे कितना बदल रही है हर फ्रेम में, उसके हिसाब से जनरेट होता है जो ग्राफ, वो वैल्यू ग्राफ। और स्पीड ग्राफ उस लेयर के पिक्सल कितनी स्पीड से हर एक फ्रेम पे चेंज हो रहे हैं, उस स्पीड के हिसाब से जनरेट हुआ ग्राफ होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसे, अगर हम इसे ऐसे थोड़ा ऊपर क्लिक खींच दें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इस तरीके से बन रहा है। अगर आपको वैल्यू ग्राफ या स्पीड ग्राफ से जुड़ा कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आप इसके बारे में और डिटेल्ड में जान सकें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर ये वीडियो कम से कम 100 लाइक्स या सब्सक्राइब तक पहुंचता है तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ वाकई में इसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो फिर मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ दोनों पर, जिससे कि आप सबको अच्छा एनिमेशन की फ्रेम और ग्राफ से जुड़े सारी चीज़ें पता चलें। तो अब देखें अगर हम अपने थ्योरी वाले पार्ट को, तो ये भी इसी तरीके से आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का जो सिस्टम है थोड़ा ये वाई पोजीशन में उल्टा काम करता है, इसलिए यही चीज़ हमने उल्टा बनाया है। यू कैन से कि ये एक मिरर इमेज की तरह हो, इसी का एक हमें मिरर इमेज बनाना है, समझ लीजिए। क्योंकि ये ग्राफ उसी तरीके से, ये एक ग्राफ ही है, ये डीके कर्व। अब अगर ध्यान से देखें तो इसके बाद अगर ये पूरा टाइम जो है 10 फ्रेम का है, ये एक हाफ सर्कल को पूरा कर रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक हाफ सर्कल को पूरा कर रहा है, यहाँ से ये एक हाफ सर्कल को पूरा कर रहा है। तो अगर ये इसका आधा सर्कल का भी अगर इसका इतना टाइम 10 फ्रेम है, यानी कि ये 20 फ्रेम का पूरा सर्कल होगा। तो उस हिसाब से ये आने वाला जो इसके बाद जो आने वाला बाउंस होगा वो 20 फ्रेम से कम होगा। तो अभी हम 10 फ्रेम पे हैं, तो 20 से हम थोड़ा कम करते हैं, चलते हैं 16 फ्रेम पर। तो 10 में अगर 16 जोड़ दें 24 फ्रेम के हिसाब से, तो ये कहीं जाके हमारा 1 मिनट 2 सेकंड पर 2 फ्रेम पर आएगा। अब यहाँ पे हमें एक यहाँ पे क्लिक करना है बस, और इस तरीके से ये फिर से इतने के बाद ये फिर से सरफेस पे ही आएगा, मतलब यहाँ से फिर ये बाउंस करेगा और सरफेस पे आएगा। अब अगर आप इसे बीच में करके यहाँ पे की फ्रेम लगा के इसे ऊपर खींचते हैं तो ये तरीके में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से ये जो स्मूथनेस है वो यहाँ से स्मूथनेस करने में दिक्कत आती है कई बार। और तो और इसका बस यही फ़ायदा है कि अगर आप अपने बाउंस को थोड़ा होल्ड करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ के बाउंस के बाद अगर ये थोड़ा देर होल्ड करे, जैसे ये देखिए, उसके बाद ये नीचे आए, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश करना है कि ये वाला तरीका नहीं यूज़ करना है। हमें क्या करना है, इसको अगर ऐसे उठाते हैं तो आप देख सकते हैं अपने आप ही यहाँ पे उठ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, हम कम रखें लेकिन कितना कम रखें, ये नहीं समझ आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक
रेफरेंस चाहिए, और हम इस रेफरेंस को, इस डीके कर्व का एक रेफरेंस जनरेट करते हैं पहले यहाँ, जिससे कि वो एक बेंचमार्क की तरह हमें बताता रहे कि हमें इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाना है। तो चलिए हम उसे बनाते हैं पहले। उसके लिए हमें क्या करना है, एक हमें नल ऑब्जेक्ट बनाना है। पोजीशन पे जाते हैं, इसको भी उसी तरीके से सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे 400 पर है हाइट, और वाई पोजीशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा बॉल भी वाई पोजीशन 400 पे है। और जहाँ ये एंड होगा, यानी एंड का पोजीशन जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सरफेस पोजीशन है 930, तो हम इसका भी वाई पोजीशन 930 करते हैं, और इसे हम ईज करते हैं। और क्योंकि हमारा टोटल एनिमेशन का टाइम जो है ये 3 सेकेंड है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ये डीके कर्व बना हुआ है, यही सेम डीके कर्व आपको यहाँ पे बनाना है, पर ये उल्टा बनेगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में वाई पोजीशन उल्टे तरीके से काम करता है। तो हम आते हैं अपने में और यहाँ पे बनाते हैं। आप यहाँ से ढंग से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं बना है, तो आप इंटरनेट पर जाइए और डीके कर्व देखिए। अगर हम इस वाले को लेते हैं, तो यहाँ एंड में बहुत ईज़ है, और यहाँ पे ईज़ नहीं है, यानी ये झटके से शुरू होता है और ये ईज़ पे ख़त्म होता है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ झटके से शुरू करके ईज़ पे ख़त्म करना है, यानी कि ये झटके से शुरू होता है थोड़े, और यहाँ ईज़ पे ख़त्म होता है। अब हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, और अब हमें इसे लॉक कर देना है। अब हम कोई भी की फ्रेम दबाते हैं, ये हमेशा रहेगा रेफरेंस की तरह। ये बटन से आपको रेफरेंस मिलता है। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास रेफरेंस हो चुका है। अब हमें बार बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा हाइट भी हमें बता देगा कि देखिए कितना कम कितना ज़्यादा है। तो चलते हैं। अगर हम इस वक्त बाउंस देखें, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ बाउंस बॉल टाइप का है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो मिस्टेक्स है उसे सही करते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और यहाँ पे अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यहाँ से ग्राफ जाएगा, जो बाउंस जाता है, उसमें इनका एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल बराबर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास लाइंस पहले से हैं, और नहीं भी है तो हम इस करंट टाइम इंडिकेटर का जो ये लाइन जा रहा है, इसे भी एक रेफरेंस लाइन की तरह समझ सकते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या ये और ये बराबर है। नहीं, लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। लेंथ छोटा भी हो कोई बात नहीं, बड़ा भी हो कोई बात नहीं, पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर होना चाहिए, इनके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल। मैं और ढंग से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनके बीच का एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए, हाइट से नहीं मतलब है। तो चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर होगा, इसका एंगल और इसका एंगल भी बराबर हो। तो हम इसे थोड़ा नीचे करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल टाइप फील हो, एंगल भी बराबर रखना है, परफेक्ट सर्कल भी दिखाना है। तो इसी चीज़ के बीच आपको अच्छा प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप इसे सही से कर सकें। आप देख सकते हैं मैंने इसे कई बार किया है, तभी मुझे इतने अच्छे से आता है ये चीज़। अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेमी सर्कल है। अब यहाँ से जैसा मैंने बताया था, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच समझ लीजिए 20 फ्रेम था, उसके बाद हमने 16 फ्रेम किया। अब हम 12 फ्रेम करते हैं, क्योंकि ये डिके होता जाता है। तो 12 फ्रेम में अगर हम करें तो ये 1 मिनट 1 सेकेंड 2 फ्रेम है, तो 12 फ्रेम जोड़ते हैं तो ये 14 फ्रेम पे पहुंच जाएगा। यानी कि हम यहीं से अगर इस पर 14 लिखते हैं तो हम 12 फ्रेम पे पहुंच गए, और हमें सिर्फ क्लिक करना है। और यहाँ से जैसे हम उठाते हैं, आप देखते हैं ये ख़राब हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं बता देता हूँ। आपको हमेशा जब भी करना है तो अल्ट दबा के करना है। अल्ट दबाने से ये ब्रेक होता है।
आप देख सकते हैं। और इसको देखते हैं कि एंगल बराबर हो, याद रहे एंगल बराबर, और यहाँ पे इसका जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और इसका जो एंगल बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो हम इसे थोड़ा कम करेंगे, यहाँ से थोड़ा कम करेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये ठीक लग रहा है। एंगल आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो आप उसे एडजस्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक है। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक 12 फ्रेम लिया, अब हम 8 फ्रेम लेते हैं। तो अगर यहाँ 14 में हम 8 जोड़ देते हैं, 22 फ्रेम पे पहुँच जाएगा। और फिर वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब 8 फ्रेम के बाद हम 4 फ्रेम कर लेते हैं और फिर से वही प्रोसेस करते हैं, और फिर से हम 2 फ्रेम पे करते हैं, और ये सारा चीज़ लगभग हमने कर दिया। अब इसके बाद चाहे तो हम 1 फ्रेम करें या 2 फ्रेम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कई बार मैंने 1 फ्रेम पे करके देखा है वो ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए मैं 2 फ्रेम पे ही करता हूँ। यहाँ आपको अगर दिक्कत आ रहा है तो आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसे अगर आप बंद कर दें और कंट्रोल दबा के ऐसे करें तो आपको स्पेस मिलता है देखने के लिए। तो आप इस तरीके से भी इसे टाइमलाइन को खेल सकते हैं। और यहाँ के बाद फिर ये ईज़ होगा। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी चीज़ जो है मैंने सही तरीके से की है। अब इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये चीज़ के लिए क्या होता है कि जो हमने इसके बीच का टाइमिंग ले रखा है, यानी जैसे यहाँ तक में हमने 10, 12 ऐसे करते हुए जो ले रखा है, इसमें टाइमिंग कितना कम ज़्यादा किया ये भी थोड़ा मैटर करता है। अगर हमें ठीक नहीं लग रहा है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं थोड़ा, ताकि ये ठीक लगे। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ के बाद ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो हम चाहें तो इसे 1 फ्रेम पे भी कर सकते हैं, और सारा प्रोसेस फॉलो वही होगा। फिर से चला के देखते हैं। अभी मुझे 1 फ्रेम पे ठीक लग रहा है तो मैं 1 फ्रेम पे ही रहने दिया। कभी कभी नहीं ठीक लगता है तो इसलिए मैंने 2 फ्रेम पे किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम इसका वाई पोजीशन का सारा चीज़ कर चुके हैं। अब करते हैं एक्स पोजीशन के साथ। यहाँ एक्स पोजीशन हम लेकर चलते हैं कि ये कहीं बाहर से आता है, स्क्रीन से बाहर से, कहीं यहाँ से, और इसका एनिमेशन टोटल ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ एक्स पे जाते हैं और ये हम यहाँ पे चलते हैं। कहीं यहाँ पे एंड होता है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाते जाते ये वापस स्क्रीन से बाहर चला जाए, या फिर स्क्रीन से बाहर न जाके यहीं पे रुक जाए। तो अब हम अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, अगर ग्राफ में कुछ गलती है तो वो गलती आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यानी छोटी मोटी। जैसे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली सेमी सर्कल नहीं बना है, तो ये सब भी एक मिस्टेक हो सकता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फ्लैट है,
उसका रीज़न क्या है, मैंने अभी ईज़ नहीं किया है। अब हम सबसे पहले इसको F9 दबाते हैं और यहाँ से इसे ईज़ करते हैं। अगर आप इसे यहाँ से ईज़ करते हैं तो ये दिक्कत आएगा आपको। आप अल्ट दबा के करते हैं तो भी हो सकता है परफेक्टली ना बन पाए। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको जब भी ईज़ कीजिए तो यहाँ से ईज़ कीजिए और इसको हल्का सा ऐसे बढ़ा दीजिए। अब अगर आप देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वैल्यू x की ज़्यादा है तो वो बॉल रियल फील नहीं कराती है, इसलिए हम थोड़ा इसे कम करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ -65 कर दें और यहाँ पे 1300 कर दें और यहाँ पे जो स्क्रीन के पूरा बाहर जा रही है यहाँ पे हम 1500 कर दें, यानी कि ये फिर से इसे यहाँ से ईज़ कर दें और अब देखें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉल के बीच एक लाइन बना रखा है उसकी वजह से ये स्टिल फील हो रहा है। अगर मैं उसे बंद कर दूंगा तो ये चीज़ फील नहीं आएगा, स्टिफनेस इसका। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पूरा आफ्टर इफेक्ट में ही बनाया है, शेप लेयर से। अगर आप जानना चाहते हैं शेप लेयर के बारे में तो उससे जुड़े भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ। अब प्ले करते हैं। अभी आप देख सकते हैं एंड में ये थोड़ा सा यहाँ पे ये झटके ले रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये एक फ्रेम से भी कम टाइम ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, फ्रेम बढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ जो हमने 2-2 फ्रेम कर रखा है इसे हम 3 फ्रेम करेंगे। और इसके बाद भी हम 3 फ्रेम ही करते हैं। 3 फ्रेम से कम करने पर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और फिर से सेम रूल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम एक्सपोजिशन की बात करें तो ये वाला एक्सपोजिशन भी हम यहीं पे बढ़ा देते हैं। और अब चला कर देखते हैं। यहाँ पे अभी भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ये वाई पोजीशन के साथ ये जो लास्ट के मैंने 3 फ्रेम किए हैं आप इसे 1 फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कहीं अब चला कर देखते हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक लग रहा है। अभी एंड में जो ऐसे स्लाइड हो रहा है ये शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, मैं उसे सही करने के लिए आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आपको ठीक लगेगा। आप एक्सपोजिशन में जब क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे F9 दबाइए और इसे थोड़ा ईज़ कीजिए। जब आप इसे ईज़ करते हैं तो आप देखिए ये इस तरह चलता है। और यहाँ पे अगर मैं अपने बाउंसिंग बॉल के
उस लाइन को ऑन कर दूँ और यहाँ पे पोजीशन का जो ये वैल्यू है यानी कि ये, और अब मैं R दबाता हूँ रोटेशन, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये कुछ यहाँ पे, और रोटेशन की वैल्यू कुछ है, उसे यहाँ से बराबर लीजिए x की जगह, रोटेशन भी यहाँ से सेम लीजिए, और यहाँ एंड वाला रोटेशन जो है उसको भी सेम कीजिए यहाँ पे, और इसको F9 दबाइए, और इसको आप इससे ईज़ कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है बराबर है। तो अब आप चला कर देखिए, जो आपको ये बीच में कहीं कहीं झटका दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कई बार किस वजह से होता है मैं आपको बता दूं। जब हम अपने डीके कर्व को गलत बनाते हैं या उसमें कोई भी कमी होती है तो ये उस वजह से होता है। अगर ये डीके कर्व थोड़ा ईज वाला हो और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो, अब हम करें इसे, आपको डीके कर्व को देखना पड़ता है। वाई पोजीशन में अगर हम देखें तो जैसा कि आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, बाउंसिंग बॉल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है। लास्ट के एंड में ये उस तरीके से नहीं चल रहा जैसा मैं सोच रहा था। उसका रीज़न हो सकता है इसके ग्राफ में अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बाउंस के बीच के टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा मुझे, तो मैं इनके बीच के गैप को री एडजस्ट करता हूँ मैं, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट ध्यान रहे कि ये डीके कर्व को ही फॉलो करेगा, और जिस तरीके से मैंने आपको सारा चीज़ बताया था ये उसी तरीके से ही करना है, सारा चीज़ सेम होगा। ऐसा कभी कभी होता है। तो मैंने फिर से री एडजस्ट किया और अब मैं फिर से एनिमेशन को देख रहा हूँ। ये मुझे पहले से काफ़ी ठीक लग रहा है। अब मैं इसके एक्सपोजिशन को और रोटेशंस के ईज को ठीक करूँगा। तो अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो एक बाउंसिंग बॉल को बनाने के लिए जो मैंने एक प्रोसेस बताया है, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। इसके लिए कम से कम आपको आफ्टर इफेक्ट का बेसिक्स पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको ग्राफ चलाना आता है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपको ये टेक्निकलिटीज़ को समझना होगा अगर आप एनिमेशन प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं और एक अच्छा एनिमेटर बनना चाहते हैं या एक अच्छा मोशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो हम उस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।